हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर सेकंड, दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो सबसे पहले आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी कि हम इसको बोलते हैं मेजरमेंट्स, ठीक है। बट 1990s के अंदर इसकी प्रोनाउंसिएशन थी मेजरमेंट्स, ठीक है। उसके बाद जैसे ही 2000 के बाद इसकी जो प्रोनाउंसिएशन थी वो चेंज होके आ गई मेजरमेंट्स। तो कई टीचर्स जो होंगे वो आपके इसके मेजरमेंट्स बोलेंगे, कई इसको मेजरमेंट्स बोलेंगे। कई बच्चों को पता भी होगा इस बारे में, कईयों को आज ही पता चला होगा, ठीक है। तो आज हम इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं। चैप्टर बहुत बेसिक है। इस चैप्टर में आपको मेनली बात करनी है कि हम अगर अपना वेट बताते हैं तो केजीज में बताते हैं, ठीक है। हम कहते हैं भाई कितना टाइम हुआ है, राइट। टाइम कितने आवर्स हो गए हैं, ऐसे बताते कितने आवर्स हो गए हैं, राइट। और आपके घर से लेकर आपके स्कूल तक का कितना डिस्टेंस है, ये चीज़ें बताते हैं। और जो टेम्परेचर, यानी कि आज हम कितनी गर्मी है और आज इतना डिग्री टेम्परेचर है ना। तो हमारे लिए सब चीज़ें नॉर्मल है। हम डिग्री बता रहे हैं, हम अपना वेट बता रहे हैं केजीज में, हम बता रहे हैं भाई घर से लेकर हमारे स्कूल तक का इतना डिस्टेंस है, 1 किलोमीटर है या 2 किलोमीटर है, ठीक है। ये सब चीज़ें हम बताते हैं। बट ये सब चीज़ें आई कैसे? ये सब चीज़ें साइंटिस्ट के दिमाग में कैसे आई कि हाँ जी, हमने इसका नाम हमने मीटर देना है, इसको हमने किलोमीटर बताना है, ये सब चीज़ें कैसे निकल के आई? तो जब तक ये सब चीज़ें आपकी नॉन में नहीं आई थी, ये सब आपके इंट्रोडक्शन नहीं हुई थी कि हाँ जी ये लेंथ होती है, ये मास होता है, ये टाइम होता है, ठीक है, तब बहुत दिक्कत होती थी। जैसे कि अगर बताना है भाई कितना दूर है आपका घर से स्कूल, भाई बहुत दूर है। बहुत कितनी दूर? बहुत पास है। बहुत कितनी पास है? नहीं पता, ठीक है। मार्केट जा रहे हैं भाई, हमें थोड़ी सी ना शुगर दे दो, ठीक है, चीनी चाहिए, हमें शक्कर चाहिए। कितनी चाहिए? थोड़ी सी। भाई थोड़ी इतनी भी है, थोड़ी इतनी भी है, थोड़ी इतनी भी है, डिपेंड्स कितनी है, थोड़ी चाहिए आपको, राइट। तो उन सब के लिए ना बहुत परेशानियां आ रही थी। तो उसके लिए साइंटिस्ट ने फिजिकल क्वांटिटीज को इंट्रोड्यूस किया, जिन क्वांटिटीज के बिना हमारा डेली का प्रैक्टिकल वर्क नहीं चल पा रहा था, ठीक है। जैसे कि ये कितना लंबा है, ठीक है। ये जो पेन है ये कितना लंबा है, ओके, मुझे नहीं पता ये कितना लंबा है। अगर मैं इसको स्केल से अगर मैं मेजर करती हूँ, मैं स्केल से बता सकती हूँ हाँ जी ये इतना इतना अप्रॉक्सीमेटली ये 13.5 सेंटीमीटर का है, इतना लंबा है। तो ये स्केल भी तो डिस्कवर हुआ है और ये जो सेंटीमीटर्स हैं ये भी तो डिस्कवर हुए हैं। अपनी कन्वीनियंस के लिए हमने इसका डिस्कवरी करी है ना, साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी करी, राइट। तो ये कितना लंबा है, इन शॉर्ट मैंने इसकी लेंथ पूछी, है ना। तो उसके बाद फिर आपका घर से स्कूल तक का कितना डिस्टेंस है, वो भी इन शॉर्ट क्या है, एक लेंथ है, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ भाई ये कितना लंबा है, दिस इज ऑल्सो अ लेंथ, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ ये पूरा एरिया है ना, अब हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं ना, कितना पोर्शन है, कितना एरिया है, तो आप क्या करोगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई चौड़ाई, है ना। तो अब चौड़ाई क्या है, वो भी एक तरीके की लेंथ ही तो है, बस उसकी डायरेक्शन चेंज होगी तो मैंने उसको विड्थ बोल दिया, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं हाइट की भी बात करती हूँ, ठीक है, हाइट कितनी है, इसकी हाइट कितनी है, तो अगर मैंने इसको सीधा रखा तो ये हाइट हो गई, अगर मैंने ऐसे रख दिया तो ये लेंथ होगी, है तो वही लेंथ ही है, डायरेक्शन चेंज होगी तो मैंने इसको हाइट बोल दिया, ठीक है। तो इन्हें हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे कि हमने लेंथ की बात करी, कुछ ऐसी क्वांटिटीज थी जैसे कि अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर आप शुगर खरीदने के लिए गए तो शुगर तो लेंथ में नहीं नापी जाती है, वो तो वेट में आएगी ना कि कितना किलो का वेट होगा, तो यानी कि मास आ गया वहां पे, तो मास इज अनदर क्वांटिटी, ठीक है। टाइम ना लेंथ में आ सकता है ना मास में आ सकता है, तो टाइम इज अनदर क्वांटिटी। कितनी गर्मी है, वो लेंथ में, मास में, टाइम में नहीं मेजर किया जा सकता, तो टेम्परेचर इज अनदर क्वांटिटी। तो दीज क्वांटिटीज जिसको हम मेजर करते हैं उन्हें हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। तो लेट अस डिफाइन फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटी इज द वन विच कैन बी मेजर्ड, और जो फॉलो करती है रूल्स को, लॉज को, नेचर के, उन्हें हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे कि मास कितना भारी है, लेंथ कितना लंबा है, टेम्परेचर कितनी गर्मी है, कितनी सर्दी है, टाइम कितने घंटे हो गए हैं, राइट। तो ये सब क्या हो गई, ये क्वांटिटीज जो होती हैं उनको कहते हैं हम फिजिकल क्वांटिटीज। अब इन क्वांटिटीज को हम मेजर करते हैं,
ठीक है। जैसे कि लेंथ की अगर मैं बात करती हूँ, पर्टिकुलर लेंथ की बात करते हैं हम, तो लेंथ को हम मेजर करते हैं, ठीक है, कि कितना डिस्टेंस है या ये कितना लंबा है, ठीक है। कैसे बताएंगे? मैं कहूँगी इतना सा, राइट, नहीं बता पाएंगे। अगर मैं कहती हूँ ये मेरी ये 1 गिट हो गई और ये हो गई आगे आधी, 1.5 गिट का है, ठीक है। अब यार मेरा हाथ छोटा भी हो सकता है, किसी का हाथ बड़ा हो सकता है, उसके लिए क्या हो जाएगी, वो 1 भी हो सकती है ना। तो ये अगर मैं ऐसे किसी को लेंथ बताना चाहूँ कि हाँ जी ये 1 गिट है, तो वो सबका हाथ अलग अलग है, छोटा बड़ा, तो यहाँ पर मेजरमेंट की गलती हो जाएगी, है ना। तो सेम पहले जमाने में क्या हुआ, साइंटिस्ट ने क्या किया, ऐसे ही ना एक स्टैंडर्ड चीज पकड़ ली, जैसे आजकल हम स्केल यूज करते हैं ना, ऐसे ही उन्होंने ना एक लकड़ी इतनी से टुकड़ा रख लिया और उन्होंने सबने डिक्लेयर कर दिया आज के बाद अगर हमें लेंथ बतानी होगी ना तो हम इस इतनी से लकड़ी के टुकड़े से बताएंगे, हाँ जी ये कितने लकड़ी के टुकड़े थे, जैसे कि यहाँ पे 1 2, अभी 2 का हो गया तो 2 लकड़ी, ये हो गई इसकी यूनिट, लेंथ क्या होगी 2 लकड़ी, ठीक है। तो अब लकड़ी, क्या ऐसा हो सकता है कि हाँ हम कोई एक वुड का टुकड़ा रख ले और उसी को ही हम स्टैंडर्ड मान लें? स्टैंडर्ड समझ रहे हैं कि हाँ जी हमने अब इसी से कंपेयर करना है, इसी से ही हम मेजर करेंगे हम सब चीजें। तो इसको पहले बोला गया मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स मतलब कि जब हम एक स्टैंडर्ड कोई चीज मान लेते हैं और उससे कंपेयर करते हैं बाकी लेंथ को, उन्हें हम कहते हैं मेजरमेंट्स, ठीक है। तो एक बार मैं डेफिनेशन लिखती हूँ, उसके बाद आते हैं हम दोबारा से वुड के ऊपर। तो मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी विद अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी। जैसे कि आजकल हम स्केल यूज कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, पहले जमाने में इतनी सी उन्होंने एक वुड ले ली और उसी से कंपेयर करके बाकी सारी लेंथ बताने लग गए, ठीक है। तो इस प्रोसेस को जब हम एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी से हम उसको कंपेयर कर रहे हैं और बाकियों की लेंथ बता रहे हैं, तो उसे हम उस प्रोसेस को बोलेंगे हम मेजरमेंट्स, ठीक है। नाउ दिक्कत कहाँ आई? दिक्कत वहां आई जब लकड़ी जो वुड थी वो गीली हो गई। गीली हो गई तो वो फूल गई। अब दिक्कत आने लगी, भाई पहले तो इतनी थी अब ये इतनी हो गई है, ऐसा कैसा हो गया? फिर धूप लग गई उसको, अब वो लकड़ी सुकड़ गई, अब वो इतनी सी हो गई। तो उस चीज की तो लेंथ कभी बढ़ रही थी कभी कम हो रही थी, फिर दिक्कत कर रहा था। अब आजकल तो हम स्केल है, भाई हमें पता है स्केल ये भी है 15 सेंटीमीटर का। अगर मैं एक बड़ा स्केल यूज करती हूँ, जैसे कि मैं ये बड़ा स्केल यूज करती हूँ, ठीक है, अब ये थोड़ी है कि ये भी 15 सेंटीमीटर का है, नहीं, इस पे आपको दिख रही है कितना लिखा हुआ यहाँ तक जा रहा है, ये 30 सेंटीमीटर तक का जा रहा है, यानी कि ये इसके डबल है। तो ये हो गया पहले 15, फिर ये हो गया 15, है ना, ये हमें पता चल रहा है। लेकिन अभी 15 सेंटीमीटर्स ये जो हो गई, ये हो गई आपकी एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो बाद में डिस्कवर की। तो जो वुड का जो टुकड़ा था वो तो आउटडेटेड हो गया और वो गलत भी हो गया, ठीक है। बट इस मेजरमेंट से ना साइंटिस्ट ने एक फॉर्मूला जरूर डिराइव कर लिया। वो फॉर्मूला क्या था? उन्होंने बोला कि अच्छा ये है मेरी क्वांटिटी, ये है नंबर और ये है यूनिट। मतलब व्हाट इज दिस? दिस इज यूनिट, दिस इज नंबर एंड दिस इज क्वांटिटी। अब ये फॉर्मूला कैसे आया? फॉर्मूले से सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो थी आपकी यूनिट, ठीक है। यूनिट का मतलब क्या था? उन्होंने बोला जैसे 1, एक लकड़ी के टुकड़े को उन्होंने मान लिया यूनिट। यूनिट मतलब कि 1, जैसे कि आप इसी को अभी के लिए मान लो लकड़ी का टुकड़ा ये है 1 यूनिट। तो अगर मुझे लेंथ ऑफ दिस शीट निकालनी है तो मैं इसको बोल दूंगी ये क्या हो जाएगी? 2 यूनिट। समझ आ गया, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं यूनिट, जिस एक चीज से हम कंपेयर करते हैं। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी को हमने मान लिया यूनिट। अब अगर इस फॉर्मूले को मैं आपको नॉर्मल में एक्सप्लेन करूं तो सोचो कि एक बुक, 1 बुक में अगर मान लो 100 पेजेस हैं, ठीक है, 1 बुक में 100 पेजेस हैं, तो 5 बुक्स में कितने पेजेस होंगे? 500 पेजेस होंगे, हमें पता है। तो क्वांटिटी क्या है? 500 पेजेस, है ना। नंबर ऑफ बुक्स कितनी थी? 5। यूनिट का मतलब एक बुक में कितने पेज थे? 100। तो ये पूरी क्वांटिटी आपके पास कैसे आई? जब आपने एक पर्टिकुलर नंबर को उस यूनिट से क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ यूनिट क्या थी? एक बुक में कितने पेजेस हो गए? 100 पेजेस हो गए। सिमिलरली जैसे मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल लिखकर दिखाया, वैसे मैं आपको लिखकर दिखाती हूँ, ठीक है। जैसे कि 1 यूनिट को मैंने मान लिया 1 स्केल, जैसे मैंने अभी ये माना 1 स्केल, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में फिट करके देखते हैं इसको। क्वांटिटी
क्वांटिटी मतलब कि ये क्या चाहिए थी, मुझे लेंथ ऑफ पेज चाहिए थी, ये कितनी आई थी इसको मेजर करके, 1 2 आई थी, ठीक है। तो ये हो गई क्वांटिटी। तो दिस इज नंबर क्या हो गया 2, 1 स्केल। तो क्वांटिटी कितनी आ गई, लेंथ ऑफ शीट कितनी आ गई आपके पास, 2 स्केल्स। तो ये फॉर्मूला यहां से डिराइव हो चुका था, बेशक हमने एक वुड को ही लिया था, ठीक है। तो मेजर करते करते एक तो उन्होंने निकाली यूनिट क्या होती है, ठीक है, कि एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी की एक मेजरमेंट को हम बोल देंगे 1 यूनिट। नाउ क्वांटिटी, अब उनका दिमाग ठनका, भाई क्वांटिटी क्या हम हमेशा मास लेंथ टेम्परेचर टाइम की ही बात करते हैं, नहीं ना, हम तो जैसे एरिया की भी बात की हमने अभी, तो ये तो डिफरेंट क्वांटिटी हो गई। तो वहां से उन्होंने कहा कि कुछ बेसिक क्वांटिटीज होती हैं, कुछ क्वांटिटीज बेसिक होती हैं और कुछ क्वांटिटीज बेसिक की हेल्प से बनती हैं, और उन क्वांटिटीज को हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो ये क्वांटिटीज होगी बेसिक, जिसे हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, और जो इनकी हेल्प से बनती हैं उन्हें हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया लेंथ और एरिया, तो एक लेंथ जो हो गई वो क्या हो गई आपकी बेसिक, और अगर मुझे एरिया निकालना है तो एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज ऑल्सो काइंड ऑफ लेंथ। तो ये भी क्या होगी, लेंथ इनटू लेंथ। किसकी हेल्प से बनी है, लेंथ की हेल्प से बनी है, क्या बनी है, क्वांटिटी एरिया बनी है। तो दिस इज बेसिक, फंडामेंटल एंड दिस इज डिराइव्ड क्वांटिटी। तो इनको और डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं क्वांटिटीज की, तो क्वांटिटीज में फंडामेंटल क्वांटिटीज जिनको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते अदर फंडामेंटल क्वांटिटीज में, जैसे लेंथ हमेशा लेंथ ही रहेगी, टाइम ही रहेगा, मास ही रहेगा, ठीक है। और डिराइव्ड क्या होती है, इनकी हेल्प से जो नई क्वांटिटीज बनती हैं, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया आपको एरिया, ठीक है, एरिया कहते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ लेंथ, बस उसकी डायरेक्शन चेंज है। तो ये क्या किस वे में एक्सप्रेस्ड हो गई है, लेंथ कॉम्बिनेशन आ गया इसके अंदर, लेंथ का कॉम्बिनेशन आ गया। लेंथ को कॉम्बाइन करेंगे तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी को हमने कंबाइन किया तो हमारे पास एक डिराइव्ड क्वांटिटी आ गई। सिमिलरली अगर मैं स्पीड की बात करती हूँ, छोटे होते से पढ़ते आ रहे हैं डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो डिस्टेंस इज ऑल्सो काइंड ऑफ लेंथ एंड टाइम हमारी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। इन दो फंडामेंटल क्वांटिटीज का कॉम्बिनेशन इज अ स्पीड, तो स्पीड क्या होगी, डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई, ठीक है। तो इन सभी क्वांटिटीज को जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से डिराइव्ड होती हैं आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। अब हमें पता है कि एरिया की यूनिट क्या होती है, स्पीड की यूनिट क्या होती है। कई बार हम एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर्स में लेते हैं, कई बार हम मीटर स्क्वायर्स में लेते हैं, ठीक है। स्पीड भी कई बार मीटर पर सेकंड में होती है, कई बार किलोमीटर पर सेकंड्स में होती है, राइट। तो ये इन क्वांटिटीज की जब हमने यूनिट्स की बात करी तो हमें पता चला कि हर एक कंट्री में ना अलग अलग यूनिट्स का सिस्टम चल रहा है, ठीक है। हर कंट्री अपने अपने सिस्टम चला रही है। जैसे कि लंदन जैसे कि जो ब्रिटिश जो थे उनका क्या सिस्टम था, उनका सिस्टम था आपका FPS सिस्टम। अब मैं किन यूनिट्स की बात कर रही हूँ, मैं यूनिट्स की बात कर रही हूँ फंडामेंटल यूनिट्स की। जैसे कि यहाँ पर बात मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लेंथ, ये हो जाएगा मास और ये हो जाएगा टाइम, ठीक है। अब इन्हीं को डिराइव करके हमें डिराइव्ड क्वांटिटीज मिलती हैं, ठीक है। हमें पता है कि एरिया क्या होता है, अगर मैं मीटर लेती हूँ तो मीटर स्क्वायर हो जाता है, सेंटीमीटर लेती हूँ सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इनकी यूनिट्स भी डिराइव्ड ही होती हैं, राइट। इनकी यूनिट्स भी डिराइव्ड होती हैं, इन्हीं की हेल्प से ही बनती है। जैसे कि मीटर है, अगर जैसे कि स्पीड है तो अगर मैंने डिस्टेंस मीटर में लिया है, टाइम सेकेंड्स में लिया तो मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मैंने ड्राइव किया ना इनकी यूनिट से, ये यूनिट तो बेसिक हो गई। तो मैं इन बेसिक यूनिट्स की बात कर रही हूँ, फंडामेंटल यूनिट्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ब्रिटिश जो लंदन थे, लंदन वाले जो लोग थे वो कैसे करते थे, वो लेंथ लेते थे यहाँ पर F। नाउ व्हाट इज F, फुट। मास लेते थे पाउंड में और टाइम लेते थे सेकेंड्स में, ठीक है। सिमिलरली जो फ्रेंच पीपल थे वो क्या करते थे, लेंथ मेजर करते थे सेंटीमीटर्स में, मास मेजर करते थे ग्राम्स में, टाइम अगेन सेकंड्स में होता था उनका, ठीक है। CGS सिस्टम हो गया। और अब यहाँ ऐसे ही डिफरेंट जो अलग अलग कंपनीज थी, जो कंट्रीज थी, वो अलग अलग अपना सिस्टम फॉलो करती थी, ठीक है। बट प्रॉब्लम कहाँ आई, प्रॉब्लम यहाँ आई जब
एरोप्लेन्स, बहुत ज़्यादा फ्लाइट्स आने लग गई जब लोग ग्लोबलाइजेशन हो गई। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब लोगों में दूरियां कम होगी। जैसे आजकल की अगर हम बात करते हैं तो हाँ जी, हमारा आज हमारा लंदन का ट्रिप है, चलो ठीक है, हम लंदन घूम के आए हैं, ओके। फिर भाई साल बाद हम पेरिस जा रहे हैं घूमने के लिए, ठीक है, साल बाद हम कहीं जा रहे हैं। लोग घूमने के लिए जाते हैं, लोग बिजनेस ट्रिप्स के लिए जाते हैं, फ्लाइट्स चलती हैं, दिनों में कितनी हजारों फ्लाइट्स होती हैं ये, और करोड़ों लोग एक जगह से दूसरी जगह पे, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे होते हैं, ठीक है। तो अब हर एक कंट्री का हमें सिस्टम थोड़ी रखेंगे हम, ठीक है। ऑल्सो इनसे ऊपर एक और बात कर दूं, लोगों को भी छोड़ दो, जब साइंटिस्ट मिलकर काम करते हैं, कोई साइंटिस्ट फ्रांस का होता है, कोई साइंटिस्ट लंदन का है, कोई साइंटिस्ट हमारा इंडिया का है, कोई साइंटिस्ट कहीं का है, चाइना का है, ठीक है, तो सारे के सारे मिलकर काम कर रहे होते हैं, सभी साइंटिस्ट मिलकर काम करते हैं, ठीक है। तो वो आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे? भाई हमारे कंट्री में तो हम ये सिस्टम यूज करते हैं, वो कहेंगे हमारी कंट्री में हम ये सिस्टम यूज करते हैं, तो कोई ना कोई क्या होगा, वो कहेंगे कि भाई हमारा यूज होना चाहिए, हमारा यूज होना चाहिए। वो डोमिनेंस हटाने के लिए क्या किया गया है, एक स्टैंडर्ड सिस्टम रख दिया गया। उस स्टैंडर्ड सिस्टम को बोला गया इंटरनेशनल सिस्टम द इंटरनेशनल। इसे हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ना एसआई यूनिट। इसकी एसआई यूनिट क्या है, इसकी एसआई यूनिट, तो दिस इज एसआई सिस्टम, इनके सिस्टम द इंटरनेशनल, ठीक है। ये एक फ्रेंच वर्ड है। इसमें क्या किया गया है, इन्होंने क्या किया, बाकी सब छोड़ो, हमारा सिस्टम अप्लाई करो। अब हमारा क्या मतलब कि वो इंटरनेशनल लेवल पे, यानी कि हर कंट्री का साइंटिस्ट, हर कंट्री के जो पीपल हैं, वो ये सिस्टम यूज करके बहुत ईजिली काम कर सकते हैं। अब जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हाइट जो है वो, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपकी हाइट, आप कई बार क्या करते हो, फुट को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करते हो, राइट। तो इतने फुट इतने इंच, हाँ जी, सेंटीमीटर्स में कितना बनेगा, क्लियर है। पाउंड जो होता है वो किलोग्राम्स में कितना होता है। तो इन सब की दिक्कतें बहुत आ रही थी, तो इसलिए उन्होंने एसआई यूनिट को जो है इंट्रोड्यूस किया। इसके अंदर मास जो थी, जो लेंथ थी, वो मेजर होती थी मीटर्स में, मास जो होता था वो मेजर होता था किलोग्राम्स में, और टाइम हमारा सेकंड्स में ही रहा। इसे एमकेएस सिस्टम भी कहते हैं और एसआई सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे अगर अभी भी मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर आपकी हाइट 5'5" है, ठीक है, तो 5'5" का मतलब क्या है, 5 फुट 5 इंचेस, यही है, ये मतलब है इसका, ठीक है। तो अब अगर मैं पूछूं भाई सेंटीमीटर्स में कितनी होगी और मीटर्स में कितनी होगी, आप अभी भी गूगल का सहारा लोगे, ठीक है, यू डोंट नो अबाउट दैट। सिमिलरली अगर पाउंड की मैं बात करती हूँ, आपको पाउंड पता है, हाँ जी, 1 पाउंड का केक है, 1.5 पाउंड का केक है, 2 पाउंड का केक है, इतना आपको पता होगा, हाँ जी, इतने पाउंड का केक की नॉलेज जरूर होगी आपको। लेकिन अगर मैं सेम केजीज में पूछ लूँ तो केजीज के लिए आपको फिर गूगल करना पड़ेगा, राइट। तो इन सब दिक्कतों की वजह से जब ऐसे ही सिस्टम आया, उसने बहुत सारी दिक्कतें हमारी हटा दी। क्यों? क्योंकि जो आपका ऐसे ही सिस्टम था ना, वो मैट्रिक सिस्टम था, मैट्रिक सिस्टम, ठीक है। अभी मैट्रिक सिस्टम क्या होता है, ये बना था इसकी हेल्प से, फ्रेंच सिस्टम की हेल्प से, सीजीएस सिस्टम की हेल्प से। क्यों? क्योंकि ये भी सिस्टम जो था, ये भी मैट्रिक सिस्टम था। मैट्रिक का मतलब क्या होता है, 10, ठीक है। हमें पता है कि हम कैसे लिखते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर। तो हमें पता है आगे जाने के लिए हमें क्या करना है, डिवाइड बाय 10, पीछे जाने के लिए हमें मल्टीप्लाई 10 करना है हर स्टेप में, राइट। तो 10 10 10 से हम आगे भी पहुंच जाते हैं, 10 10 10 से हम पीछे भी चले जाते हैं, आगे भी चलता है हमारा, किलोमीटर तक चलता है हमारा, ठीक है। तो इनकी वजह से ये सिस्टम जो थे बहुत ही ज्यादा आपके कह सकते हैं कि कन्वीनियंट थे, इजी यूज में थे। तो यहाँ मैंने कुछ क्वांटिटीज लिख ली हैं जो एसआई सिस्टम के अंदर आप लोगों को मेंशन की गई थी। जैसे कि सबसे पहली बात, मास के लिए किलोग्राम्स, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकेंड, टेम्परेचर के लिए केल्विन, करंट के लिए एम्पियर, इंटेंसिटी वो भी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए कैंडल, दैट इज CD, क्वांटिटी ऑफ मैटर हम बात करते हैं 1 मोल, 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, एंगल को मेजर करने के लिए एंगल, दैट इज रेडियन, RAD, सॉलिड एंगल्स रेडियन, SR, ये हमने अभी हम मैथ्स में भी पढ़ेंगे, आगे चैप्टर्स में आएगा आपके पास, एंगल्स को कैसे हम कन्वर्ट करते हैं डिग्री में, रेडियन में, राइट। तो ये एंगल्स वगैरह इन सब की बात हुई। सिमिलरली पेज नंबर आप लोगों के 17 पे NCERT में बहुत सारी डेफिनेशंस दी गई हैं, आप वहाँ पे एक बार गो थ्रू हो सकते हैं उन डेफिनेशंस के लिए, इन्हीं सब की डेफिनेशंस हैं वो, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करती हूँ कि इस यूनिट को चूज क्यों किया था, किस वजह से, या ऐसी यूनिट क्यों चूज की जानी चाहिए थी,
तो अगर हम बात करते हैं चॉइस ऑफ अ स्टैंडर्ड यूनिट, ऐसी यूनिट हमें क्यों चूज करनी जानी चाहिए थी, ठीक है। जैसे मैं आपको स्टार्टिंग से बताती आ रही हूँ, ग्लोबलाइजेशन की वजह से, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे लोग जा रहे हैं, तो उनको एक तरीके से बात करने में भी दिक्कत आ रही है। उन्हें पता ही नहीं है कि हाँ भाई, अगर उन्होंने बोल दिया कि अच्छा आपका इतना मास है, इतना वेट है, इतने पाउंड है या इतने केजीज है, आप लोगों को तो ऑफेंसिव फील हो जाएगा कि भाई तूने मेरे को मोटा बोल दिया, इतना तो मेरा वेट ही नहीं है। तो वो सब दिक्कतें हटाने के लिए क्या किया गया था, स्टैंडर्ड यूनिट को चूज किया गया था। तो सबसे पहली बात क्यों चूज किया, इट शुड हैव अ सुटेबल साइज विच कैन बी यूज ऑन अ डेली पर्पस। तो हमें कैसे चूज करनी चाहिए कि वो उसका जो साइज हो वो सुटेबल हो, डेली पर्पस के लिए यूज हो सके। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ सीजीएस सिस्टम की, सीजीएस सिस्टम जो ग्राम्स है आपको पता है बहुत कम है। अगर मैं आपकी ग्राम्स में बात करूँ तो आप कितना बड़ा नंबर आएगा, आपका वेट ग्राम्स में अगर मैं बात करती हूँ तो कितना बड़ा नंबर आएगा, ठीक है। अगर आप घर से लेकर अगर आप स्कूल तक की बात करते हो तो कितनी दूर है, आप सेंटीमीटर में मेजर करोगे तो सेंटीमीटर में कितना दूर आएगा। अगर मान लो 1 किलोमीटर की भी बात करती हूँ, ठीक है, 1 किलोमीटर दूर है, तो किलोमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट करिए, कितना हो गया 1000 मीटर, और 1000 मीटर को फिर 100 से कर दीजिए तो 1 लाख सेंटीमीटर हो गया। 1 किलोमीटर के अंदर 1 लाख सेंटीमीटर आ गया। तो अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि कितने दूर है, आप कहोगे भाई 1 लाख सेंटीमीटर, तो मेरे लिए कितना बड़ा नंबर हो गया भाई 1 लाख सेंटीमीटर। और अगर आप सिमिलरली किलोमीटर में कन्वर्ट, 1 किलोमीटर, अच्छा ये तो बस पास में ही है। तो इसीलिए जो हम डेली पर्पस के लिए हम यूनिट्स को यूज कर सकते हैं, जो सुटेबल साइज की होनी चाहिए, वो उसको हमें स्टैंडर्ड यूनिट मानना चाहिए। तो ये कुछ है इसकी प्रॉपर्टीज, जैसे कि इट शुड हैव अ सुटेबल साइज विच कैन बी यूज्ड ऑन अ डेली पर्पस, जैसे अभी बताया उसका साइज सुटेबल होना चाहिए, एक्यूरेटली डिफाइंड होनी चाहिए, ठीक है, उसमें कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया हम ऐसे एक गिट ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो एक्यूरेटली डिफाइंड होनी चाहिए। इजली एक्सेसिबल मतलब इजी टू यूज और इजी टू जो आपके आसपास अवेलेबल भी इजली हो और इजी टू यूज भी हो, ठीक है। इजली रिप्रोड्यूसिबल जैसे मैंने अभी आपको बताया, 1 किलोमीटर को मैंने 10 सेकंड के अंदर सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर दिया होगा, है ना, ठीक है। तो आप ऐसी मीटर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, सेंटीमीटर्स में भी कन्वर्ट, क्योंकि ये मैट्रिक सिस्टम में है, तो एक दूसरे से चेंज आप कर सकते हैं, ठीक है। डू नॉट चेंज विद टाइम, आप उसको टाइम के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए। टाइम के साथ चेंज का मतलब क्या है कि जैसे मान लो अगर मैंने कोई एक ऐसी चीज रख ली जो एक्सपैंड हो जाए या जो कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, जैसे कि मान लो आपको पता ही है कि गर्मियों में जो लकड़ी है वो फूल जाती है ना, सर्दियों में सिकुड़ जाती है। तो हम एक वुड को एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट नहीं मान सकते हैं, ठीक है, तो वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो। सेम वो टेम्परेचर और प्रेशर के साथ भी चेंज नहीं होता, वही टेम्परेचर का भी वही एग्जाम्पल है। और अगर बारिश पड़ जाएगी वो फूल जाएगी, समझ आ गई ये बात। तो इस तरीके से वो स्टैंडर्ड आपका ऐसा होना चाहिए कि उसके ऊपर टाइम का, टेम्परेचर, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। और इंटरनेशनली एक्सेप्टेंस, यानी कि हर जगह पे उसको इज्जत मिले, भाई हाँ जी ठीक है, ऐसा यूनिट सिस्टम है, ऐसा ही सिस्टम है, हर कंट्री में हम ये यूज करते हैं और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, वो होती है इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो चलो ठीक है, ऐसा यूनिट को इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस मिल गई। अब क्यों मिली, क्योंकि उसके अंदर ये सब चीजें थी, ठीक है। ऑल्सो उसकी और भी एडवांटेजेस थी। अब हम बात करते हैं उसकी क्या एडवांटेजेस थी। तो सबसे पहले इसके एडवांटेज क्या है, कोहेरेंट सिस्टम है। कोहेरेंट सिस्टम का मतलब क्या है कि अगर आपको, जैसे कि आपने 10th में भी काफ़ी सारी ऐसे यूनिट आपने डिफाइन की होंगी, जैसे कि 1 वोल्ट डिफाइन किया होगा, 1 एम्पियर डिफाइन किया होगा, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में बहुत सारे डेफिनेशंस किए, 1 ओम तक डिफाइन किया। तो आपने इन सबको कैसे डिफाइन किया, ये 1 जूल भी आपने डिफाइन किया। तो अगर मैं आपको कहती हूँ 1 एम्पियर डिफाइन करो, 1 एम्पियर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 कूलम बाय 1 सेकेंड, ठीक है, करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम, यही था। तो हमका क्या मतलब, हमारा क्या मतलब है कि 1 एम्पियर क्या होता है करंट की, 1 कूलम का जब चार्ज आ रहा हो 1 सेकंड के अंदर अंदर, यही बात है। तो हमने सबको क्या लिया, 1 लिया। तो इसी का कोहेरेंट सिस्टम का मतलब ये है कि इस एसआई यूनिट में, इस एसआई सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं, हम बहुत इजीली हर एक को डिफाइन कर देते हैं विदाउट इंट्रोड्यूसिंग न्यूमेरिकल फैक्टर। न्यूमेरिकल फैक्टर इंट्रोड्यूस किए बिना, जैसे कि अगर मैं आपको बोलती हूँ 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो आपको एक पर्टिकुलर नंबर याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें कोई नंबर डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है। सो दिस इज अ सिस्टम बेस्ड ऑन द सेट ऑफ फंडामेंटल यूनिट फ्रॉम ऑल द डिराइव्ड यूनिट्स आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। सिर्फ या तो मल्टीप्लाई करके, अगर मेरे को यहाँ 1 कूलम डिफाइन करना, तो 1 एम्पियर का करंट जब 1 सेकंड में जा रहा है तो 1 कूलम का चार्ज है,
ठीक है, या तो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से हम उसको ऑब्टेन कर सकते हैं विदाउट इंट्रोड्यूसिंग कुछ भी न्यूमेरिकल फैक्टर, कोई भी एक नंबर दिए बिना। तो इसका ये सबसे बड़ी एडवांटेज है। 1 1 करके हम सारी चीजें डिफाइन कर देते हैं। 1 ओम को भी डिफाइन करना तो क्या करेंगे, क्या होता है 1 ओम, 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर, राइट। तो इसी चक्कर में हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, हर एक क्वांटिटी को ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड आती है रैशनल सिस्टम है। रैशनल का मतलब क्या है, ये अनबाइज्ड नहीं है, बायस्ड है सबके साथ, यानी कि सबके साथ एक जैसा है, रैशनल है। तो इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि ये एक ही यूनिट देता है फिजिकल क्वांटिटी को इन वट एवर द रेफरेंस इज यूज, किसी भी रेफरेंस में यूज की जाए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करती हूँ कि अगर मैं इस एरिया की ही बात कर रही हूँ, ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ भी मेरी मीटर्स में या सेंटीमीटर्स में ही मेजर होगी और ब्रेड्थ भी मेरी मीटर्स या सेंटीमीटर्स में ही मेजर होगी। ये तो नहीं है कि हाँ जी इसके लिए लेंथ के लिए कोई और यूनिट बता दी गई है, ब्रेड्थ के लिए कोई और यूनिट बता दी गई है, नहीं। अभी मैंने बताया ब्रेड्थ इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ लेंथ। सिमिलरली अगर मैं एनर्जी की बात करती हूँ, एनर्जी इज मेजर इन जूल्स। अब वो एनर्जी कोई भी हो, चाहे केमिकल एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, सभी की सभी एनर्जी को एक ऐसा यूनिट डिफाइन कर दी गई है, दैट इज अ जूल, ठीक है। अब वो हर एक एनर्जी की फॉर्म के साथ रैशनल नहीं है, वो इरेशनल नहीं है, वो अनबाइज्ड नहीं है, वो सबके साथ बाइज्ड है, सबके साथ एक जैसा है, कोई पार्शियलिटी नहीं है। सभी एनर्जी जूल, ठीक है, सभी लेंथ मीटर्स, सभी मासेस किलोग्राम्स। तो ये सब चीजें रहती हैं, किसी के साथ भी वो इरेशनल नहीं है। एंड लास्ट वन इज मैट्रिक एंड एब्सोल्यूट सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम हमें बताया मैंने अभी कि चाहे आपको मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर आगे जाना है तो आप 10 आगे हम डिवाइड करते रहते हैं, पीछे जाना तो हम 10 मल्टीप्लाई करते रहते हैं। तो 10 की पावर से हम हर एक को एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट 4th वन आता है आपके पास एब्सोल्यूट सिस्टम। अब ये एब्सोल्यूट सिस्टम क्या होता है, जैसे कि आजकल हम सबको पता है, 9th स्टैंडर्ड में भी हमने पढ़ा था कि वेट क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये होता है, जिसकी ऐसा यूनिट होती है न्यूटन, ठीक है। बट पहले हम वेट को मास के इक्वली समझते थे कि मास ही होता है, बार बार पूछते थे कितना मास है। इवन आजकल भी हम अपना वेट केजीज में बताते हैं, है ना, किसी को नहीं पता न्यूटन के बारे में। तो पहले क्या होता था, पहले जो मास ही हम मानते थे अपना, और उसके ऐसा यूनिट केजी ही मानते थे। और आज भी हम अपना वेट किलोग्राम्स में ही मानते हैं, न्यूटन्स में नहीं मानते। तो इस एब्सोल्यूट सिस्टम का मतलब क्या है कि ऐसा यूनिट आपका एब्सोल्यूट सिस्टम होता है जिसके अंदर हमें इस जी को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो मास जो है वो आपकी एसआई यूनिट है, दिस इज योर एसआई यूनिट। जिस यूनिट के अंदर हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसका इंट्रोडक्शन नहीं किया है, दैट सिस्टम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट सिस्टम। और अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट्स की। जैसे कि अगर हम स्टार्टिंग से इस वीडियो की बात करें तो मैं हर टाइप पे बता रही हूँ, इतने सेंटीमीटर, इतने मीटर, इतने किलोमीटर, ठीक है। लेकिन अगर मेरे को सन से अर्थ का डिस्टेंस या एक प्लैनेट का दूसरे प्लैनेट से उसका डिस्टेंस, ठीक है, सन से प्लूटो का डिस्टेंस, तो सोचो आजकल तो प्लूटो हम क्या कहते हैं, ड्वार्फ हो चुका है, निकल ही गया, बट फिर कभी कह देते हैं नहीं भी दोबारा आ गया, है ना, ये सब कहते रहते हैं। तो इतनी दूर दूर के डिस्टेंस क्या हम सेंटीमीटर में या मीटर में निकाल सकते हैं? अगर मैं कहूँ कि ये इससे 50,000 करोड़ अरब इतनी बड़ा डिस्टेंस है, तो कितना डिफिकल्ट हो जाएगा, आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे, कितनी जीरोस, है ना, जीरोस भी इमेजिन नहीं कर पाते हम लोग। तो क्या होता है, उस सिस्टम को इजी बनाने के लिए नई प्रैक्टिकल यूनिट्स बनाई गई। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली वो यूनिट्स का जो आंसर होता है, उस यूनिट्स को हम मीटर्स में, सेंटीमीटर्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो लार्ज डिस्टेंसेस के लिए जो यूनिट यूज की जाती थी उसे हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। जो एस्ट्रोनॉट्स यूज करते हैं, बड़ी बड़ी यूनिट्स यूज करते हैं, वो यूज करते थे सबसे पहले लार्ज डिस्टेंस के लिए अलग यूनिट होती थी, जैसे कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है, इसे हम करते थे AU,
ठीक है, अब ये किसके इक्वल होती है? अगर मैं इसको ऐसे यूनिट में लेकर आऊं तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके इक्वल होती है? नियर अबाउट, आप ऐसे लिख सकते हैं नियर अबाउट 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर के। तो देखो यहाँ पे एक फैक्टर आ गया, एक न्यूमेरिकल फैक्टर आ गया, हमें एक याद करना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली तो यहाँ से जैसे कि अगर हमें डिस्टेंस एवरेज निकालना है, डिस्टेंस निकालना है अर्थ का सन से कितना डिस्टेंस है, वो 1 AU है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, उन्होंने एक स्टैंडर्ड कर दिया। ठीक है, ये है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, उन्होंने बोल दिया ये है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, फिर उसको अगर उन्होंने मीटर में कन्वर्ट करा तो उसका ये आंसर आया। अब इसी के कंपैरिजन में अर्थ का दूसरे प्लैनेट्स के साथ डिस्टेंस मेजर किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है वेरी इंपॉर्टेंट 1 लाइट ईयर, सुना हुआ है? ठीक है, अब देखने से लगता है भाई ये तो टाइम है 1 लाइट ईयर, है ना, 1 लाइट ईयर ये तो टाइम है, बट एक्चुअल में ये टाइम नहीं है, ये क्या है? लेंथ ऑफ डिस्टेंस या पाथ जो एक लाइट ट्रेवल करती है 1 साल के अंदर। ठीक है, 1 साल के अंदर लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, दिस इज 1 लाइट ईयर। और कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है? वो ट्रैवल करती है 9.46 इंटू 10⁻15 मिलियन, नियर अबाउट 9 ट्रिलियंस मीटर। इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है लाइट 1 साल के अंदर, और स्पेशली इन वैक्यूम, हम वैक्यूम की ही बात करेंगे। ठीक है, स्पेशली इन वैक्यूम। नेक्स्ट आपके पास आता है 1 पैरालैक्टिक सेकेंड, 1 पैरालैक्टिक सेकेंड। अब ये क्या होता है 1 पैरालैक्टिक सेकेंड? देखने से वो भी हमें क्या लग रहा है? टाइम की यूनिट लग रही है, लेकिन ये यूनिट है किसकी? लेंथ की। ये क्या होगी? लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। ठीक है, दूर दूर तक की डिस्टेंस को, जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया, ये किसके लिए होता है? जैसे कि कोई स्टार ब्रेक हो रहा है, स्टार ब्रेक हो रहा है तो वो टूट के कहाँ गया, कहाँ गिरा, ठीक है, तो वो हो जाता है, उसका डिस्टेंस हो जाता है। ये क्या होता है? ये होता है कि जैसे कि कोई, जैसे कि आप सर्कुलर मूवमेंट हो रही है, जैसे कि कोई एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है और कोई यहाँ पर है, और यहाँ से हम मेजर कर रहे हैं कि 1 सेकेंड के अंदर वो कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ये दिस इज 1 पैरास्टेलेटिक सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर वो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये सर्कुलर डिस्टेंस, दैट इज पैरालैटिक सेकेंड। तो इसका क्या मतलब होता है? जिसमें रेडियस क्या आता है? दिस इज r इक्वल्स टू 3.084 इंटू 10⁻16 मीटर। तो 1 पैरालैटिक सेकेंड हमें देखने से लगता है कि एक टाइम है, बट ये एक्चुअल में क्या है? ये एक, जब एक सर्कल में कोई चीज मूव कर रही होती है तो वो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा है, इसे हम यहाँ कर लेंगे कि 1 AU। ठीक है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अगर कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है तो उसका कितना रेडियस होता है, दैट इज अ 1 पैरालैटिक सेकेंड। 1 सेकेंड में वो कितना रेडियस डेवलप करती है, एंड दिस रेडियस इज दिस वन, 3.084 इंटू 10⁻16 मीटर का रेडियस। ठीक है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि 1 पैरालैटिक सेकेंड इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल, is the radius of a circle at the center of which an arc of a circle of 1 astronomical unit long subtend an angle 1 second, 1 second। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 सेकेंड का एंगल बनाती है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बनाती है, तब रेडियस कितना आता है? 1 पैरालैक्टिक सेकेंड आता है, और अगर उसको हम मीटर में कन्वर्ट करें तो वो रेडियस इसके इक्वल होता है। तो देखने से हमें ये भी यूनिट लगी उसकी टाइम की, ये भी टाइम की, बट एक्चुअल में क्या हो गया? ये हो गया लेंथ हो गया। ये 1 ईयर में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? वो 1 सेकेंड के अंदर। ठीक है, 1 सेकेंड में 1 सेकेंड का एंगल उसने बनाया 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में, और कितना रेडियस बनता है? दिस इज 1 पैरालैटिक सेकेंड। ठीक है, तो ये थी यूनिट्स ऑफ लेंथ। सिमिलरली यहाँ पे मैं कुछ नॉर्मल यूनिट्स लिख रही हूँ जो आपकी एनसीईआरटी में भी मेंशन है, बट स्टिल आई एम राइटिंग हेयर। आपको ये पता होना चाहिए कि 1 इंच के अंदर इतने सेंटीमीटर होते हैं, 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 यार्ड का एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे कि क्रिकेट पिच होती है ना, तो क्रिकेट पिच कितनी लंबी होती है? 1 यार्ड। तो 1 यार्ड किसकी इक्वल होता है? होता है नियर अबाउट 0.144 मीटर, या यू कैन राइट 9.1
1.44 सेंटीमीटर के, इतने के इक्वल होता है। ठीक है ना। 1 माइल आजकल हम बहुत ट्रेंडी फॉर्म में बोलते हैं इतने माइल्स दूर है, बट सबको लगता है 1 माइल इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, बट नो, 1 माइल्स इज इक्वल टू 1.609 किलोमीटर्स। ठीक है, तो इट्स नॉट ट्रेंडी, ये ऑलरेडी एक यूनिट है। लोगों को लगता है हम किलोमीटर की जगह हम माइल बोलेंगे, वी आर ट्रेंडी, बट नो। और सिमिलरली आजकल मैं एक एडिशन टू दिस, हम बग्स यूज करते हैं। ठीक है, रुपीस की जगह हम बग्स यूज करते हैं, हमें लगता है ये बहुत ट्रेंडी है, बट नो, रुपीस इज रुपीस, बग्स इज बग्स, बग्स इज नॉट रुपीस। ठीक है, वो भी एक अलग करेंसी है, आप ये कह सकते हैं, जैसे कि एक माइल एक अलग यूनिट हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है, और अगर 1 नैनोमीटर, 1 माइक्रोमीटर, आपको पता है माइक्रोमीटर का मतलब क्या होता है 10⁻⁻6, नैनो का मतलब क्या होता है 10⁻⁹, 1 एंगस्ट्रॉम, ये आपको पता होगा 10⁻10 मीटर, फर्मी के लिए 10 की पावर 1, फर्मी के लिए होता है 10 की पावर -15 मीटर। तो ये सब चीजें तो नॉर्मल, ये तो आपको अभी पता चली होंगी, क्या पता, ये आपको पहले ही पता होंगी। नैनो के लिए 10⁻9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई यूनिट्स ऑफ लेंथ की बात। सिमिलरली यूनिट्स ऑफ एरिया की बात करते हैं। अब एरिया में कई यूज करते हैं, एकड़ यूज करते हैं, कई हेक्टेयर यूज करते हैं, राइट। अब वो किन किन के इक्वल होता है, तो यूनिट्स ऑफ एरिया के लिए अगर मैं 1 एकड़ की बात करती हूँ, 1 एकड़, दिस इज 4047 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतने एकड़ मतलब कि 4047 मीटर स्क्वायर्स। ठीक है, और 1 हेक्टेयर, हेक्टेयर भी हम बहुत सारे यूज करते हैं ना। व्हाट इज 1 हेक्टेयर, इज 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर, यानी कि 100/100 होता है ये। 100/100 मतलब 100 मीटर की लेंथ, 100 मीटर की ब्रेड्थ, तो दोनों 100/100, तो दैट इज कॉल्ड 1 हेक्टेयर, दैट इज 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यूनिट्स ऑफ मास की बात करती हूँ, तो मास देखिए, इसे ध्यान से सोचिए, हम टन भी यूज कर, अरे इतने टन का ट्रैक्टर जा रहा है, इतने क्विंटल मेरे पास सामान पड़ा है, तो ये सब चीजें क्या होती हैं, तो 1 टन इज 1000 kg, 1 क्विंटल इज 100 kg। ये तो बड़ी बड़ी की बात होगी। अब मैं आपको अगर मैं पूछती हूँ पाउंड कितने के इक्वल होता है, बट 1 पाउंड को अगर हम ग्राम्स में कन्वर्ट करें तो 453.6 ग्राम्स, यानी कि नियर अबाउट आधा किलो। ठीक है, 450 ग्राम 1 पाउंड के इक्वल होता है। वो जो हम कहते हैं यार 2 पाउंड का केक था, इतना बड़ा, जो 1 किलो भी नहीं है। ठीक है, तो दिस इज 1 पाउंड। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली हमें लगता है भाई टन तो सबसे बड़ी यूनिट होती है मास की, बट नो, द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास इज चंद्रशेखर यूनिट। चंद्रशेखर यूनिट जो होती है वो लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास है अभी तक, विच इज इक्वल टू 1.47 times the mass of sun। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि सन के मास को अगर 1.47 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, वो जो क्वांटिटी आएगी आपके पास, दैट इज कॉल्ड चंद्रशेखर यूनिट। इससे बड़ी कोई मास नहीं हो सकता। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों भाई, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारा फिजिक्स के लॉस के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो ज़्यादा बड़ी हो जाती है यूनिट, वो धीरे धीरे, अगर बहुत सारा मास एक साथ इकट्ठा हो गया है और वो 1 चंद्रशेखर यूनिट से अगर ग्रेटर है, तो वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली ब्रेक होने लग जाएगा। इससे बड़ा मास कोई भी हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, जो सन, हम कहते हैं ना कि सन इज द ग्रेटेस्ट वन, सबसे बड़ा है सन, सबसे ज्यादा मास है, अगर उसको भी अगर मैं 1.47 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, नियर अबाउट 1.5 गुना उससे और ऐड हो जाए, ठीक है, तो वो उससे ज्यादा बड़ा कोई भी चीज हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अगर हम कोशिश भी करेंगे तो वो धीरे धीरे अपने आप टूटने लग जाएगी। तो बिगेस्ट यूनिट क्या होती है, चंद्रशेखर यूनिट। तो नाम तो आपको पता चल ही गया होगा, क्यों, क्योंकि चंद्रशेखर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ही ये डिस्कवर की थी। तो ये हो गई बिगेस्ट की। और अगर मैं स्मॉलेस्ट की बात करती हूँ, स्मॉल मास क्या होता है, AMU, एटॉमिक मास यूनिट, है ना। ये किसके होता है, इक्वल होता है 166 × 10⁻⁻27 kg, ये छोटा हो गया। एक और भी होता है 1 कैरेट, ठीक है,
1 कैरेट किसके इक्वल होता है? 200 mg मिलीग्राम्स के इक्वल होता है। ये छोटे छोटे यूनिट्स हो गई मास की, ठीक है। तो ये हो गई यूनिट्स ऑफ एरिया। ओके, ये एरिया हो गई, ये मास होगी। अब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ टाइम की। तो यूनिट्स ऑफ टाइम, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। यूनिट ऑफ टाइम हमें पता है कि 1 सोलर डे, 1 सोलर डे किसके इक्वल होता है? 1 सोलर डे का मतलब जब सनराइज हो और अगला सनराइज हो नेक्स्ट, और ऑन एन एवरेज कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स होते हैं, ठीक है। और 1 सोलर ईयर की अगर हम बात करते हैं, 1 सोलर ईयर इज इक्वल टू 365 नो 365.25 डेज ये होता है। तभी हर 4 साल के बाद जब ये 4 हो जाते हैं 25 25 25 तो पूरा एक दिन बन गया, तो 366 डेज आते हैं लीप ईयर के अंदर। आई होप आपका मैथ्स थोड़ा स्ट्रांग होगा, जो मैं कह रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि एक साल के अंदर हम कहते हैं 365 डेज होते हैं, बट एक्चुअल में 365 पॉइंट चौथा हिस्सा एक और होता है दिन का, ठीक है। तो वो चौथा हिस्सा जो होता है 4 साल के बाद वो पूरा का पूरा दिन बन जाता है, तो तब 4 साल के बाद लीप ईयर आता है और 366 डेज हो जाते हैं, जब हम लिख देते हैं 29 फेब भी इंक्लूडेड है ना। तो ये वो चीज हो जाती है। फिर नेक्स्ट आता है अब आपके पास वेरी इंटरेस्टिंग 1 शेक विच इज 10⁻⁻8 सेकेंड। ये है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम है, टाइम की सबसे छोटी यूनिट 1 शेक 10⁻⁸ सेकेंड्स, ठीक है। तो ये थी कुछ यूनिट्स के बारे में, और बुक में आपको एक टेबल दे रखी है प्रीफिक्स और सफिक्स यूनिट्स के बारे में, आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो ये था ऑल अबाउट यूनिट्स, ठीक है। अगर मैं आपको अब कहती हूँ कि जैसे हमने पूरी वीडियो में हमने बात करी सेंटीमीटर्स की, मीटर्स की, है ना, इन सबको हम मेजर कर सकते हैं, स्केल से मेजर कर सकते हैं, इंची टेप से मेजर कर सकते हैं, और वो जो 1 मीटर का स्केल आता है उससे भी मेजर कर सकते हैं, है ना। और जैसे मैंने अभी अभी आपको प्रैक्टिकल यूनिट्स बताई हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स बताई हैं, ये सब चीज़ें बताई हैं, इनको कैसे मेजर किया जाए। जैसे कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितने की इक्वल थी? 10⁻11 मीटर के, है ना। इतना उसका स्टैंडर्ड आ रहा था 10⁻11 मीटर। तो हम उसको कैसे मेजर करेंगे? ठीक है, कितना, ये तो करोड़ों अरबों जिलियन ट्रिलियंस चला गया, कैसे मेजर कर सकते हैं? इतने बड़े को हम स्केल से थोड़ी मेजर कर सकते हैं, है ना। बंदे की तो आधी लाइफ ही चली जाएगी। तो उनको मेजर करने के लिए नए नए टूल्स आए, नए मेथड आए, वो मेथड्स अप्लाई किए गए कि बड़ी बड़ी यूनिट्स को हम कैसे मेजर करेंगे। अब इसकी भी अगर मैं बात करूं, जैसे चंद्रशेखर यूनिट है, अब मास को क्या सन को मैं उसमें रख सकती हूँ, तराजू में रख सकते हैं उसका मास मेजर करने के लिए? नहीं। तो उनके अलग मेथड्स थे, उनकी अलग यूनिट्स थी। उन सभी मेथड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।